हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रीट के साइंस के सिलेबस में प्रकाश का परावर्तन व गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं और प्रकाश हमारे लिए एक दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। प्रकाश हमारे लिए दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है और प्रकाश का जो वेग है वो c बराबर 3.3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब अपन देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती हुई दूसरी माध्यम को पृथक करने वाली सतह पर पहुंचती है तो वहां पे उस सतह से टकरा के अगर वह पुनः पहले माध्यम में ही वापस लौट जाए तो उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण चल रही है, एक माध्यम से चलेगी और कहाँ जाए? दूसरे माध्यम में जाए। अब दूसरे माध्यम में जाएगी तो सबसे पहले दूसरे माध्यम की जो सतह होती है वहां पहुंचेगी। अब उसी माध्यम से टकरा के वो वापस लौट जाए कहाँ पे? पहले माध्यम में, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती हुई दूसरे माध्यम से टकराकर, एक माध्यम से जा रही है और दूसरे माध्यम से टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट आए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऊपर माध्यम फर्स्ट लिया है, नीचे माध्यम सेकंड। अब यहाँ पे एक प्रकाश की किरण आ रही है, ये वाली जो प्रकाश की किरण आती है इसको कहते हैं आपतित किरण। ये यहाँ पे आई, इस सतह पे टकराती है और टकरा के पुनः इसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे कहेंगे, जो लौट जाती है इसको कहते हैं परावर्तित किरण। और इस बिंदु के ऊपर, आपतन बिंदु के ऊपर एक 90 डिग्री की अगर लाइन खींचे तो ये कहलाता है अभिलंब। ये है सतह से कितना कोण बनाता है? 90 डिग्री। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, ये वाला कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। इसे लिखते हैं I के द्वारा। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण, R के द्वारा लिखते हैं। जो भी कोण अपन लेते हैं, आपतन कोण हो या फिर परावर्तन कोण, दोनों अभिलंब से मापे जाते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, इसे I के द्वारा लिखते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है, इसे R के द्वारा लिखते हैं। अब हमारे पास परावर्तन के नियम आते हैं। परावर्तन के अपने पास दो नियम होते हैं। पहला नियम है परावर्तन कोण व आपतन कोण दोनों बराबर होते हैं। परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों बराबर होते हैं, यानी कोण I बराबर कोण R होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। जो दूसरा नियम है वो क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीन जो रेखाएं हैं, तीन जो लाइन है इसके अंदर, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होती हैं। ये इसका दूसरा नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आगे अपने पास है प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के परावर्तन से प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य लैम्डा, वेवलेंथ जिसको बोलते हैं आवृत्ति, नियत रहती है। यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण की जो प्रकाश है उसकी चाल, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, दोनों की बराबर होती हैं। यानी प्रकाश की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा परावर्तन होने से, जितनी थी उतनी ही रहेगी। वैसे तरंगदैर्घ्य भी और आवर्ती, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन प्रकाश की तीव्रता बदल जाती है, यानी कि आपतित किरण की तीव्रता और परावर्तित किरण की तीव्रता अलग अलग होती है। आगे अपने पास है दर्पण। अगला टॉपिक अपना है दर्पण। दर्पण अपने पास दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण हो सकता है या गोलीय दर्पण। जो समतल दर्पण होता है इसको देखते हैं पहले। समतल दर्पण क्या होता है? एक समतल कांच का टुकड़ा होता है, एक समतल कांच का टुकड़ा होता है जिसकी एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है और दूसरी सतह क्या बन जाती है? परावर्तक पृष्ठ बन जाती है जो प्रकाश का परावर्तन करेगी। ये हो जाता है अपना समतल दर्पण। घरों में सामान्यतः मिलता है, अपने पास क्या मिलता है? समतल दर्पण। दूसरा जो दर्पण है वह होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? ये गोले के एक भाग होते हैं, जैसे अपने कोई कांच का खोखला गोला हो, इसको इतना सा काट दें तो अपने पास ऐसा बन जाएगा। इसकी एक तरफ पॉलिश कर दें
या अंदर की तरफ पॉलिश कर दें तो अपने पास एक दर्पण बन जाता है। एक तरफ तो पॉलिश हो जाती है और दूसरी जो सतह है वह क्या हो जाती है, परावर्तक पृष्ठ का काम करेगी। इसे कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। अगर बाहर की तरफ अपन पॉलिश कर देंगे तो ये बन जाता है अवतल, अगर अंदर की तरफ पॉलिश कर देंगे तो ये बन जाता है उत्तल दर्पण। उत्तल और अवतल दो प्रकार के अपने पास दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण। अब देख लेते हैं समतल दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, विशेषताएं क्या क्या होती हैं। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। जो समतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है, आभासी व सीधा। अपने को एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब भी कोई भी प्रतिबिंब सीधा बने और एक बनता है उल्टा, अगर सीधा बनेगा तो आभासी होगा, कहीं भी अगर बने तो ध्यान रखना, अगर सीधा बन गया तो आभासी होगा, या आभासी बना है तो सीधा होगा। उल्टा बना है तो वास्तविक होगा, या फिर वास्तविक बना है तो उल्टा होगा। ये दोनों जोड़े साथ में रहते हैं। अगर कोई भी प्रतिबिंब सीधा बना है तो आभासी होगा, अगर कोई प्रतिबिंब आभासी है तो हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। या उल्टा है तो वास्तविक होगा, वास्तविक है तो उल्टा होगा। ऐसे नहीं होगा कि सीधा और वास्तविक दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे। अगर सीधा है तो क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा है तो सीधा है तो आभासी होगा और उल्टा है तो वास्तविक होगा। दर्पण से बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है, यानी जितनी दूरी पे दर्पण से बिंब होता है यानी वस्तु होती है, उतनी ही दूरी पे अंदर की तरफ अपने को क्या दिखता है, प्रतिबिंब दिखता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई दर्पण की ऊंचाई के बराबर होती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई के बराबर होती है, यानी जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा अपना प्रतिबिंब बनेगा। यानी दोनों की ऊंचाई h है तो इसकी भी h होगी, यानी इसकी आवर्तन क्षमता कितनी होती है, एक होती है। ना तो प्रतिबिंब को छोटा करता है ना ही बड़ा करता है, जितना बिंब की ऊंचाई है उतनी ही प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तित हो जाता है, यानी बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है और दायां भाग बायां दाईं ओर हो जाता है, और दायां जो भाग है वह बाईं तरफ दिखाई देता है अपने को। वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी दोनों अनंत होती हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होती है। अगला अपना है h ऊंचाई के बिंब का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, h ऊंचाई की कोई वस्तु है उसका अगर अपने को पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उसके लिए कम से कम h/2 ऊंचाई का दर्पण चाहिए। यानी अपने पास बिंब की ऊंचाई जो है वो h है, तो अपने को अगर ऐसा कम से कम अगर ऊंचाई का दर्पण देखें, कितना बड़ा दर्पण लें जिससे अपने को पूरी वस्तु इसमें दिखाई दे जाए, कि पूरी की पूरी h ऊंचाई की वस्तु इसमें दिखाई दे, तो इसके लिए अपने को ऊंचाई से आधा, यानी h है तो h/2 ऊंचाई का दर्पण चाहिए। उसी के अंदर अपन पूरी वस्तु देख पाएंगे। अगर इससे अगर कम अपन ने h/2 ऊंचाई से कम का दर्पण लिया है तो अपन पूरी वस्तु इसके अंदर नहीं देख पाएंगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। यदि बिंब का वेग v है तो दर्पण में प्रतिबिंब का वेग भी v होगा। यानी बिंब का वेग v है तो प्रतिबिंब का वेग भी क्या होगा, v होगा। जैसे कोई वस्तु बिंब है वह दर्पण की ओर v वेग से आ रहा है तो प्रतिबिंब भी v वेग से ही उसकी ओर आएगा। और बिंब का प्रतिबिंब के सापेक्ष अगर वेग देखें तो v, और ये v इधर आ रहा है तो v प्लस v बराबर क्या आ जाएगा, 2v। इसको लगेगा, बिंब को लगेगा कि प्रतिबिंब उसकी ओर 2v वेग से आ रहा है, और v वेग से अगर ये इधर जा रहा है तो प्रतिबिंब भी इधर v वेग से आएगा, और इसका सापेक्ष अगर वेग देखेंगे तो 2v हो जाएगा। अगर यह वस्तु दर्पण से v वेग से दूर जा रही है तो भी प्रतिबिंब उसको v वेग से दर्पण से दूर जाएगा, और इसका सापेक्ष वेग देखेंगे तो 2v होगा। दो दर्पणों के मध्य प्रतिबिंबों की संख्या। अपने पास अगर कोई दो दर्पण हैं, उनके मध्य का कोण अगर थीटा है, ऐसे रखे हुए हैं जैसे अपने डायग्राम में रखे हैं, और इनके बीच में अगर कोई वस्तु अपन रखें तो उनके प्रतिबिंबों की संख्या अपने को निकालनी है। तो प्रतिबिंबों की अगर संख्या निकालनी है तो अपने पास n बराबर निकाल देंगे 360/θ-1, यानी थीटा का कोण जो है उनके बीच में उसका भाग देंगे 360 में, उसमें से एक कम कर देंगे। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु है, अपने को ध्यान में रखना है, अपवाद है यहाँ पे। यदि 360/θ का मान विषम हो, यानी जैसे इसमें भाग दें तो अपने को एक विषम संख्या मिले, और बिंब दोनों दर्पणों के बीच असममित हो, यानी कि जो वस्तु है वह
असममित रूप से हो, यानी कि इनके मध्य में स्थित नहीं हो, या तो इधर स्थित हो या इधर स्थित हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, n बराबर 360 बट्टे थीटा होगी, यानी -1 इसमें से नहीं करना है। सामान्यतः अपने पास क्या होता है, n बराबर 360 बट्टे थीटा -1 होता है। एक केस ऐसा बनता है जिसमें क्या होता है, प्रतिबिंबों की संख्या 360 बट्टे थीटा ही होती है। कब, जब 360 बट्टे थीटा का मान एक तो विषम हो और वस्तु क्वेश्चन में अपने को स्पेशल लिखा हो कि दोनों दर्पणों के बीच में जो वस्तु है वह असममित है, तो अपने को क्या लगाना है, 360 बट्टे थीटा। आगे अपने पास आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण एक गोले के कटे हुए भाग माने जा सकते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो खोखला जो गोला होता है उसके आंतरिक भाग पे, कटा हुआ जो भाग होता है उसके अंदर वाले भाग पे क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है, और बाहर वाला जो पृष्ठ होता है वह क्या काम करता है, परावर्तक का काम करता है। तो अवतल दर्पण होता है, ये क्या काम करता है, इसके अंदर बाहर वाली उभरा हुआ जो भाग है उसके ऊपर पॉलिश कर दी जाती है, और आंतरिक भाग क्या काम करेगा, परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। इनकी अगर फोकस दूरी देखें, फोकस दूरी अगर देखेंगे तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होती है, यानी अपने को F और R दोनों धनात्मक होती हैं। अवतल दर्पण की देखें दूरियां, तो फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है। जो दूरियां होती हैं वो अपन देख लेते हैं किस प्रकार लेते हैं। जैसे अपना यहाँ पे क्या है, दर्पण है और समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से P से ली जाती हैं। यहाँ से अगर बाईं तरफ चलेंगे, बाईं तरफ से अगर देखें तो ये जो दूरियां लेते हैं ये अपन सारी की सारी इस तरफ की दूरियां लेते हैं, ये ऋणात्मक लेते हैं। यानी दर्पण से बाईं ओर की दूरियां, फोकस दूरी के जो भी इधर होगी या फिर वक्रता त्रिज्या इधर आ रही है, सारी की सारी क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। और राइट साइड की जो भी दूरियां हैं दाईं तरफ की, इस तरफ की सारी दूरियां क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। अगर अपन बात करें ऊंचाई की, बिंब की या प्रतिबिंब की ऊंचाई की अगर बात करें तो ऊंचाई ऊपर की ओर होगी या फिर नीचे की ओर होती है। तो ऊपर की ओर मुख्य अक्ष से जो भी दूरियां ऊपर की ओर होती हैं वो धनात्मक लेते हैं, और नीचे की ओर जो भी दूरियां होती हैं या वो ऋणात्मक लेते हैं। अपन ने ग्राफ भी बनाए हैं, ग्राफ बनाते हैं अपन, तो ग्राफ में क्या लेते हैं अपन, यहाँ पे मूल बिंदु लेते हैं, इधर लिखते हैं प्लस की संख्या यानी धनात्मक लिखते हैं, प्लस अक्ष लेते हैं, प्लस अक्ष इधर लेते हैं, ये माइनस का अक्ष लेते हैं, इधर प्लस का वाई लेते हैं, वाई अक्ष लेते हैं, इधर माइनस वाई लेते हैं। तो इधर क्या होता है, ऊपर धनात्मक होता है, नीचे ऋणात्मक होता है, इधर धनात्मक होता है, इधर नेगेटिव होता है यानी ऋणात्मक होता है। ऐसे ही इसके अंदर भी क्या लेते हैं, इस तरफ की अगर दर्पण से यहाँ पे अगर दर्पण माने तो इस तरफ की दूरी धनात्मक, इसे बाईं ओर ऋणात्मक, ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक लेते हैं। आगे अपने पास एक संबंध दे रखा है, वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध अपने को बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है, ये इसको याद रखना है। इसका संबंध क्या होता है, F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या अगर यहाँ पे है तो फोकस दूरी इनके यहाँ पे होगी, और R बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है, R/2, या फिर R बराबर निकालें तो 2F, R बराबर 2F या F बराबर R/2, ये अपने को याद रखना है। अपन देख लेते हैं कुछ, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होती है। सबसे पहले तो अपने पास एक दर्पण होता है, दर्पण का जो वक्र भाग है इसका जो मध्य बिंदु होता है इसको लिखते हैं P के द्वारा। P को कहते हैं ध्रुव। जो अपना कर्व है यहाँ पे, इसका जो मध्य बिंदु होता है इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब देखते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है, इसमें भी ये P होगा यहाँ पे, इसका मध्य जो भाग। वक्रता केंद्र क्या होता है, अपने पहले पढ़ा था, गोलीय दर्पण, जो भी गोलीय दर्पण होते हैं वो एक गोले के कटे हुए भाग माने जाते हैं। अब ये जिस गोले के कटे हुए भाग होते हैं, ये जिस गोले के कटे हुए भाग माने जाते हैं उसका केंद्र
यानी कि मानो ये पूरा गोला होता तो इसका केंद्र कहाँ होता, ऐसे अगर ये गोला होता तो इसका मान लिया केंद्र यहाँ पे अगर केंद्र है तो इसे कह देते हैं सी वक्रता केंद्र। यानी कि गोलीय दर्पण जिस गोले के भाग होते हैं उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इसके बाद आती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, यानी ये वक्रता केंद्र है और इसको ध्रुव से मिला दिया तो ये वाली जो रेखा है ये क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर इस वाले दर्पण में देखें, उत्तल दर्पण में भी देखेंगे तो भी ये इधर केंद्र आएगा क्योंकि इसका गोला इधर होगा, तो ये इसका केंद्र आएगा और ये ध्रुव और इसको मिलाने वाली ये जो रेखा है ये क्या होगी, मुख्य अक्ष होती है। इसके बाद आती है वक्रता त्रिज्या। तो ये हो जाएगी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की त्रिज्या, यानी उस गोले की त्रिज्या जिसके कटे हुए भाग हैं उसकी त्रिज्या, या फिर वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, यानी यहां से लेके यहां तक या फिर यहां से लेके सी तक, सी और पी के बीच की दूरी, और इसको सी व पी के बीच दूरी। सी क्या है, वक्रता केंद्र, और पी है गोले का जो अपन ने दर्पण लिया है उसका ध्रुव है। इसको आर के द्वारा लिखते हैं। इसके बाद आती है फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी ज्ञात करने से पहले अपने को फोकस बिंदु देखना पड़ेगा। फोकस बिंदु क्या होता है, फोकस बिंदु अगर अपने पास प्रकाश कहां से आए, अनंत से आए या फिर मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, ये जैसे मुख्य अक्ष है इसके समांतर प्रकाश की किरण आती हैं और वो दर्पण पे परावर्त आके आपतित होती हैं और आपतन के बाद उनका परावर्तन होता है। अब परावर्तन के बाद क्या होगी, प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, या तो वो उसी माध्यम में लौट के मिलती हैं या मिलती नहीं है, दूर दूर जाती हैं, अपने को मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जैसे ये अवतल दर्पण है, ये नीचे वाला कौन सा है, तल। अगर अवतल की बात करें तो प्रकाश की किरणें यहाँ पे आके टकराई और टकराने के बाद इस तरफ आ जाएगी ये वाली, और ये वाली ही इस तरफ आएगी, तो यहाँ पे आके मिलती हैं। यानी कि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और परावर्तन के बाद वे जिस बिंदु पे मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं अवतल दर्पण में। अगर उत्तल की बात करें, उत्तल में क्या होगा, प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, आने के बाद उनका परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद वो यहाँ से तो वो मिलेंगे नहीं क्योंकि वो दूर दूर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो अपने क्या करते हैं इनको पीछे बढ़ा के मान लेते हैं, ये मिलती हुई प्रतीत होती है। अपने को ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से आ रही है प्रकाश की किरणें, इनको अगर देखेंगे तो ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। यानी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आए और आने के बाद या तो वो जिस बिंदु पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे फोकस बिंदु कहते हैं। और उसके बाद आती है फोकस दूरी। फोकस बिंदु एफ व पी के बीच की दूरी, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को अपन फोकस दूरी कहते हैं। एफ व पी के बीच की दूरी को इसे स्मॉल एफ के द्वारा लिखते हैं। अब यहाँ पे उत्तल जो दर्पण है इसका फोकस बिंदु इस तरफ है, बाईं ओर है, और वक्रता त्रिज्या भी इसी तरफ होगी, वक्रता केंद्र इसी तरफ है। यानी कि तो अवतल दर्पण के लिए फोकस बिंदु बाईं तरफ है तो फोकस दूरी भी बाईं तरफ होगी, और बाईं तरफ अपन लेते हैं ऋणात्मक दूरियां, और वक्रता त्रिज्या भी बाईं ओर ही होगी तो ये भी ऋणात्मक आती है। और उत्तल दर्पण के लिए फोकस बिंदु दाईं तरफ है, वक्रता त्रिज्या भी दाईं तरफ है, तो यानी आर और एफ दोनों दाईं तरफ हैं, तो इसके लिए आर भी प्लस का होगा वक्रता त्रिज्या और एफ भी प्लस का होगा। इस वाले अवतल दर्पण के अंदर सारी की सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे इकट्ठी हो रही हैं, एकत्रित हो रही हैं, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें दूर दूर फैल रही हैं, अगर फैल रही हैं तो इनको क्या कहेंगे, अपसारी। अगर कोई दर्पण सारी की सारी प्रकाश को किरणों को एक बिंदु पे एकत्रित करता है तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी। अभिसारी का मतलब है एक जगह एकत्रित करना, यानी
और अपसारी का मतलब होता है उनका फैलाव करना। फैलाव कौन कर रहा है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती हैं और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों धनात्मक होती हैं। इसके बाद अपने पास आता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में क्या होता है? मिरर फॉर्मूला अपने पास 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। 1/v प्लस 1/u बराबर अपने को याद रखना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v, u और f में संबंध होता है। u क्या है? बिंब की दूरियां, v है प्रतिबिंब की दूरियां, f है फोकस दूरी। और जो भी दूरियां अपन लेते हैं वो कहां से लेते हैं? p यानी ध्रुव से दूरियां मापते हैं। जैसे ये अपना कोई दर्पण है और इससे इस तरफ जैसे अपन ने बिंब रखा तो ये u होगा, इसका प्रतिबिंब जहां बनेगा वो v होगा और इसकी जो फोकस दूरी है वह f होगा। u v f में संबंध देखते हैं। u क्या है? बिंब की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और f है फोकस दूरी। सारी की सारी दूरियां अपन ध्रुव से मापते हैं, p से मापते हैं और सूत्र क्या है अपना 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये अपने को याद रखना है। इसके बाद आता है अपना आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का मतलब होता है कि प्रतिबिंब जो बना है वह कितना गुना बड़ा बना है बिंब की तुलना में। यानी बिंब कितना था, प्रतिबिंब कितना है, कितना गुना प्रतिबिंब हुआ है, यानी कितना गुना बड़ा बना है, कितना गुना छोटा बना है, ये सब क्या कहलाता है? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को m से लिखते हैं। m बराबर होता है h डैश बट्टे h। h डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h है बिंब की ऊंचाई। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई में अगर बिंब की ऊंचाई का अगर भाग देंगे तो अपने पास आ जाती है आवर्धन क्षमता। और इसका एक सूत्र और है, m बराबर क्या होता है? -v बट्टे u। और v क्या है? यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है और u क्या है? बिंब की दूरी। अपने को याद रखना है यहाँ पे एक माइनस साइन लगा हुआ है, -v बट्टे u। अब देखते हैं प्रतिबिंब का अगर आकार अगर देखेंगे तो m का मान मिलने से पता चल सकता है। m का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। m का मान 1 से छोटा हो सकता है या फिर 1 से बड़ा भी हो सकता है। अगर m का मान सबसे पहले देखते हैं 1 से बड़ा हो, यानी m का मान 1.2, 1.3, 1.4 ऐसा कुछ आ रहा है, यानी 2, 5 जो भी आ रहा है 1 से बड़ा आ रहा है। यदि m का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब आकार में बड़ा होगा, यानी प्रतिबिंब जो है वह बिंब की तुलना में बड़ा होगा। अगर m का मान छोटा है 1 से तो अपन बताएंगे कि प्रतिबिंब आकार में बिंब से छोटा है। अगर m का मान नेगेटिव आ रहा है तो यानी प्रतिबिंब क्या है? उल्टा बनेगा। और अगर कोई भी प्रतिबिंब अगर उल्टा बनता है तो वह वास्तविक होगा। m अगर पॉजिटिव है, m का मान अगर धनात्मक आ रहा है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। और जो भी प्रतिबिंब सीधा बनता है, अपन ने पहले भी पढ़ा था, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक होगा। अगर m का मान 1 आए तो प्रतिबिंब क्या होगा? बिंब के बराबर होगा, बिंब के बराबर होगा। यहां से अपन बिंब और प्रतिबिंब का पता कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है या उल्टा है, सीधा है, किसकी द्वारा? m के द्वारा। अपने को अगर m का मान मिल जाए, अगर m का मान धनात्मक आ रहा है तो अपन कहेंगे प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, और सीधा है तो अपन पता चल जाता है काल्पनिक होगा। अब यहां से अपन आवर्धन क्षमता m के द्वारा अपन बिंब की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। आगे अपने पास है प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण में अपने पहले भी पढ़ा था, अगर कोई प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो वास्तविक होगा, अगर वास्तविक बनता है तो उल्टा होगा, और सीधा बनता है तो काल्पनिक या आभासी होगा, अगर काल्पनिक या आभासी है तो सीधा होगा। सबसे पहले अपन देखते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण अपन ने यहाँ पे लिया, ये इसका फोकस बिंदु हो गया, ये इसकी मुख्य अक्ष है अपने को दी हुई है, यहाँ पे इसकी फोकस दूरी, फोकस बिंदु f है, इसकी ये इसका वक्रता केंद्र है। तो सबसे पहले अपन जो भी बिंब होता है उसकी स्थिति लेते हैं अनंत पे। जैसे ही अनंत पे लेंगे तो ये बनता है फोकस पे, क्योंकि अनंत से जो भी प्रकाश की किरणें आएंगी यहाँ से सारी की सारी मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, और जो भी प्रकाश की
मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं वो सारी की सारी कहाँ केंद्रित हो जाती हैं परावर्तन के बाद? फोकस बिंदु पे। तो यहाँ पे अपने को याद रखना है कि अनंत से बिंब की स्थिति आएगी। स्थिति अगर बिंब की ली है अनंत पे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु पे। और जो फोकस बिंदु पे बन रहा है प्रकाश की किरणें आके खुद काट रही हैं, एकत्रित हो रही हैं, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अगर वास्तविक बना है तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा और बिंदुवत बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। इसके बाद अपन स्थिति को बदल देते हैं, थोड़ा सा और पास लेके आते हैं, यहां ले आते हैं। मान लो यहां लाएंगे तो अनंत व सी के मध्य, अनंत व सी के मध्य लेके आए हैं तो प्रतिबिंब पहले यहां बन रहा था, ये भी थोड़ा सा इस तरफ खिसक जाता है और यहां आ जाएगा एफ व सी के मध्य। वास्तविक बनेगा यहां भी, क्योंकि प्रकाश की किरणें खुद आके काटेंगी, टकराएंगी। उल्टा बनेगा क्योंकि वास्तविक है तो हमेशा क्या बनता है? उल्टा। अब भी बिंब से छोटा होगा, यानी कि पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा होगा। जो फोकस पे बना था वो तो बिंदुवत बना था, अब थोड़ा सा पास लाए हैं दर्पण के बिंब को तो अपना जो बिंब है, प्रतिबिंब है, वह भी थोड़ा सा आकार में बड़ा होगा। इसके बाद अपना अब कहाँ लेते हैं और पास लेके आते हैं। इस बार अपन ने ले लिया सी पे। जैसे ही सी पे ले, अगर इसको नाम ए दें तो ये इसका प्रतिबिंब ए डैश होगा। अब अपन ले आए बी पे तो इसका जो प्रतिबिंब होगा सी पे ही बनेगा, बी डैश। बी है और पास लेके आए तो यह दर्पण से और दूर हो जाएगा। सी पे लाएंगे तो सी पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक का तो उल्टा बनेगा और इसका आकार थोड़ा सा पहले की तुलना में और बढ़ जाता है और इस बार यह बिंब के समान हो जाता है। इसके बाद अपन लेते हैं इसको, बिंब को और पास लाते हैं, सी के ऊपर तो ले ही आए, अब सी और एफ के मध्य ले आते हैं। इसको नाम दे देते हैं डी। सी व एफ के मध्य अगर ले आए तो यह जो अपना प्रतिबिंब है यह दर्पण से और दूर चला जाएगा। अब ये कहाँ बनेगा? एफ व सी व अनंत के मध्य, थोड़ा और दूर जाएगा सी व अनंत के मध्य। लेकिन इस बार यह वास्तविक और उल्टा तो होगा ही, लेकिन बिंब से बड़ा होगा। जैसे जैसे दर्पण से दूर जाएगा प्रतिबिंब वैसे वैसे आकार में बड़ा होता जाएगा। अब जैसे उसके बाद अपन लेके आते हैं एफ पर। अगर एफ के ऊपर ले आए तो अब इस बार अनंत पे बनना है। फोकस दूरी, फोकस बिंदु पर अगर बिंब को रखा है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आकार में बहुत बड़ा होगा। और लास्ट है एफ व पी के मध्य, यानी कि इस बार अपने बिंब को कहाँ रखा है? फोकस बिंदु और ध्रुव के अगर बीच में रखेंगे तो यह दर्पण से दूसरी तरफ बनेगा, यानी इस तरफ बनेगा। यानी कि ये अपन इसको क्या नाम दे, एक नाम दे देते हैं। तो ये इसका प्रतिबिंब एक देश बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण से दूसरी ओर। ये अलग बनता है एक इसमें, बाकी सारे के सारे वास्तविक होंगे और उल्टे होंगे। यह काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तो यहाँ पे अपने पास कुछ बिंदु आए हैं, इनको देख लेते हैं दोबारा कहाँ कहाँ बनते हैं। अगर अनंत पे लेंगे तो फोकस पे बनता है, आकार में छोटा बनेगा। फिर अनंत से जैसे ही अपन बिंब को थोड़ा सा और पास लेके जाते हैं, अनंत व सी के मध्य कर देते हैं, तो अपना जो प्रतिबिंब है वह भी एफ और सी के मध्य बनता है, यानी यह भी दर्पण से थोड़ा दूर होता है। जैसे जैसे अपन बिंब को पास लाते जाएंगे वैसे वैसे अपना प्रतिबिंब दूर जाता जाएगा और जैसे जैसे पास लाएंगे बिंब को वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ता जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आती है जब अपन कहाँ रखते हैं बिंब को? एफ व पी के मध्य। जैसे ही एफ व पी के मध्य रखते हैं तो अपना जो प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के पीछे की ओर बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है। सीधा बनेगा तो काल्पनिक बनेगा और आकार में बड़ा होता है। ये जो अपन काम में लेते हैं, यहाँ कहाँ लेते हैं? शेविंग मिरर जो होते हैं उसके अंदर इसका काम में लिया जाता है। एफ व पी के मध्य इसमें जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु से बड़ा होता है, सीधा होता है और काल्पनिक होता है, दर्पण के पीछे की ओर बनता है। सी के ऊपर अगर प्रतिबिंब लेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा और आकार में भी बिंब के समान ही होगा। जैसे जैसे बिंब को अपन दर्पण के पास लाते हैं अपना प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाता जाता है और उसका प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है। और एक स्थिति को अगर छोड़ दें तो सारे के सारे प्रतिबिंब अपने वास्तविक उल्टे और बहुत छोटे, या फिर उनका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है, लेकिन वास्तविक और उल्टे ही बनेंगे जब तक अपन बिंब को एफ व पी के मध्य नहीं रखते हैं।
उपयोग कहाँ होते हैं इनका? सेविंग के लिए होता है, गाड़ियों की हेडलाइट में। गाड़ियों की हेडलाइट में कहाँ होता है? जैसे गाड़ियों का टॉर्च में भी होता है। जैसे गाड़ियों की हेडलाइट होती है तो उसके अंदर जो प्लेट होती है उसके ऊपर कहाँ रखते हैं उसको? जो बल्ब होता है उसको अपन उसके दर्पण के, अवतल दर्पण के फोकस बिंदु के ऊपर लाइट को रखते हैं। अब फोकस के ऊपर अगर अपन ने लाइट रख दी, बिंब कहाँ रखा है अपन ने? फोकस बिंदु पर। अब फोकस बिंदु पर अगर अपन ने लाइट को रखा है यानी बिंब को रखा है तो यहां से प्रकाश की किरणें चलेंगी और प्रकाश की किरणें जाके टकराएंगी दर्पण से, और दर्पण से टकराने के बाद ये इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो जिससे अपने पास क्या होता है? लंबी दूरी तक इनका फोकस जाता है। क्या होता है इसके अंदर दोबारा देख लेते हैं। अवतल गाड़ियों की हेडलाइट हो या टॉर्च हो, इनके द्वारा अपन लंबी दूरी तक फोकस अपन प्रकाश डाल सकते हैं। कैसे डालते हैं? इनके अंदर जो प्लेट होती है, कटोरी जो इनकी होती है, उनके ऊपर अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण की उसकी फोकस दूरी के ऊपर अपन क्या लगाते हैं? लाइट लगाते हैं। वहां से प्रकाश की किरणें निकलेंगी, फोकस बिंदु से लाइट की प्रकाश की किरणें निकलेंगी, वो टकराती हैं आके अवतल दर्पण से, और जैसे ही फोकस बिंदु के ऊपर अगर प्रतिबिंब है तो उसका बिंब है फोकस बिंदु पे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे। अब यहां से ये क्या, अनंत का मतलब है ये प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, यानी आपस में कहीं काटेंगी नहीं, कहीं एकत्रित होंगी नहीं, तो ये अनंत पे जाके मिलती हैं। अपन ये मानते हैं अब अनंत बहुत दूर होता है, इसलिए इनका प्रकाश बहुत दूर तक जाता है। तो इनका उपयोग कहाँ होता है? गाड़ियों की हेडलाइट में या टॉर्च में, सर्चिंग जो लाइट होती है उनके अंदर भी होता है, सर्चिंग सर्चिंग लाइट में बहुत लंबी दूरी तक इनका प्रकाश भेजा जाता है। किसकी सहायता से? अवतल दर्पण की सहायता से। इनको रखा कहाँ जाता है? लाइट के अंदर प्रकाश के बल्ब को कहाँ रखा जाता है? फोकस पे, फोकस बिंदु पर। अगला अपना है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का अगर निर्माण देखना है तो इसमें दो ही स्थितियां हैं। अगर या तो बिंब अनंत पे हो, अनंत पे होगा तो एफ पर बनेगा, यानी कि अनंत से है तो प्रकाश की किरणें आएंगी, एक इधर चली जाएगी दूसरी इधर चली जाएगी, तो इनको अगर पीछे बढ़ाएंगे तो अपने को लगता है ये कहाँ मिल रही हैं? एफ पे मिल रही हैं। तो ये मिलती नहीं है, मिल रही, ऐसा अपने को प्रतीत हो रहा है, इसलिए ये काल्पनिक होगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब है तो कैसा होगा? सीधा होगा, आकार में बहुत छोटा होगा। अगर अनंत पे अपन ने लिया है तो बहुत छोटा होगा, और दर्पण के सामने अगर और कहीं अपन ने लिया है तो यह प्रतिबिंब एफ व पी के मध्य बनेगा, यानी इसके कहीं बीच में बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और छोटा बनेगा। ये दो ही स्थिति इसके अंदर आती हैं। या तो अपन अनंत पे लेते हैं, अनंत पे लेंगे तो फोकस पर बनता है, सीधा, काल्पनिक और बहुत छोटा बनेगा। और दर्पण के सामने और कहीं लेंगे तो एफ व पी के मध्य फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में प्रतिबिंब बनता है, सीधा, काल्पनिक और छोटा बनेगा। उपयोग कहाँ पे होता है? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे देखने के लिए साइड मिरर लगे रहते हैं, क्योंकि इनका दृश्य क्षेत्र बहुत अधिक होता है, बहुत दूरी तक का अपन को बहुत बड़ा एरिया अपने को उसमें दिखाई देता है। एटीएम के ऊपर भी लगे रहते हैं और खतरनाक मोड़ों के ऊपर भी दर्पण लगा दिए जाते हैं, जिससे दूसरी गाड़ियों को दूसरी साइड का दिखाई देता रहता है कि उधर से क्या आ रहा है। अब अपने पास कुछ न्यूमेरिकल हैं, देखते हैं इनको। 6 फीट लंबे व्यक्ति को पूरा समतल दर्पण में देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी? यानी कोई व्यक्ति है जिसकी ऊंचाई कितनी दे दी? 6 फीट है। इसके लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई अपने को बतानी है। समतल दर्पण में इसको खुद को देखना है तो उसकी दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी, जिससे यह अपने आप को इसमें पूरा देख सके। अब पूरा देखना है तो कितना होगा? ये ऊंचाई अपने को देखनी 6 फीट का खुद है, तो अपन ने पढ़ा था एच ऊंचाई के बिंब को पूरा देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी? h/2। तब इसकी ऊंचाई 6 है तो समतल दर्पण की कितनी हो जाएगी? तो समतल दर्पण की ऊंचाई इसकी आधी होगी। समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी? 6 है तो 6/2 यानी 3 फीट।
अपन बता सकते हैं कि कितनी होगी, 3 फीट होगी। यानी समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h ऊंचाई की बिंब को देखने के लिए, पूरा देखने के लिए h/2 होती है। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 10 किलोमीटर के वेग से दौड़ रहा है। यानी कोई समतल दर्पण है जिसके अंदर कोई व्यक्ति है, वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से दर्पण की ओर दौड़ रहा है। तो उस व्यक्ति का अपने दर्पण के सापेक्ष, दर्पण प्रतिबिंब के सापेक्ष वेग होगा। यानी जो इसका प्रतिबिंब होगा वो भी इसकी ओर कितने वेग से दौड़ता हुआ आएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। अब इसका वेग पूछा है प्रतिबिंब का, तो 10 किलोमीटर होगा। और प्रतिबिंब के सापेक्ष वेग, प्रतिबिंब के सापेक्ष वेग क्या होगा, तो ये हो जाएगा 10 + 10 बराबर है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब का वेग भी 10 है और बिंब का भी 10 है, अगर सापेक्ष पूछें तो दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। इसलिए इसका सापेक्ष वेग अगर अपने को निकालना है तो क्या होगा, दोनों जुड़ेंगे। अगर दोनों विपरीत दिशा में जाते तो माइनस करके निकालते। अगला अपना है, यदि दो दर्पणों के मध्य कोण अपने को थीटा दे रखा है, यानी दो दर्पण हैं उनके मध्य का कोण अपने को 30 डिग्री दे रखा है, यानी थीटा का मान 30 डिग्री है, तो उनके मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो n बराबर क्या होता है, 360 थीटा -1। अब 360 थीटा का मान 30 डिग्री है, -1। अब इसको भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 36 में 3 का भाग देंगे 12, 12 - 1, तो n का मान 11 आएगा। अपने ये वाला सूत्र पढ़ा था, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, n बराबर 360 थीटा -1। और थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री। दोनों दर्पणों के बीच का कोण अपने को दिया है 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मान अगर रखेंगे यहाँ पे तो n बराबर 360/30 - 1, तो 30 का भाग देंगे तो 12 - 1 यानी 11। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या व दर्पण का प्रकार होगा। अपने को दिया है f बराबर -10 सेंटीमीटर। अपने को पूछा r क्या होगा, r बराबर होता है 2f, या फिर f बराबर अपने पढ़ा था r/2। यहां से निकाल सकते हैं r का मान। r बराबर क्या हो जाएगा, 2 × -10, यानी r बराबर -20 सेंटीमीटर। अब अपने को दिया है फोकस दूरी नेगेटिव दी है, फोकस दूरी नेगेटिव दी है, इसका मतलब फोकस दूरी किधर है, इस तरफ है। ऐसा कोई दर्पण होगा, ये कौन सा दर्पण होगा, ये है अवतल दर्पण। अपन ने पढ़ा भी था, अवतल दर्पण की फोकस दूरी r और f, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। अगर ये पॉजिटिव आती, r और f अगर पॉजिटिव होती तो कौन सा दर्पण होता, उत्तल दर्पण होता। निकाल भी सकते हैं, अगर फोकस दूरी नेगेटिव दी है तो इस तरफ होगी, और इस तरफ ये वाला कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अगर फोकस दूरी इस तरफ होती दर्पण से तो ये वाला होता, तो ये कौन सा होता, उत्तल दर्पण होता। तो इसमें कौन सा उत्तर आएगा, r और f दोनों क्या आ रही हैं, f नेगेटिव दे रखी है, r भी नेगेटिव आ रही है, तो r और f दोनों नेगेटिव किसके लिए होती हैं, अवतल दर्पण के लिए। एक न्यूमेरिकल और है, उसे देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण की है, तो आएगी माइनस की, f बराबर -12 सेंटीमीटर। वह बिंब की दूरी 16 सेंटीमीटर है। बिंब यानी u का मान दे रखा है, ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी इस तरफ है, f का मान दे रखा है -12 सेंटीमीटर, और जो बिंब होता है वो भी इस तरफ लेते हैं, तो यानी u का मान भी नेगेटिव आ गए। अपने से पूछ रहा है प्रतिबिंब की दूरी v और प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब अपने को u का मान दे रखा है, f का मान दे रखा है, v का मान पूछा, तो सबसे पहले अपन दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र है अपने पास 1/v + 1/u बराबर 1/f।
1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। इसमें v का मान अपने को ज्ञात करना है, u का मान अपने पास है, f का मान अपने पास है। सबसे पहले अपन 1/v रख दिया प्लस 1/u प्लस 1/u, u का मान माइनस 16 सेंटीमीटर है, मान रख दिया तो माइनस हो जाएगा और 16 आ गया बराबर 1/f, f की जगह रख दिया माइनस का 12, तो ये आ गया -1/12। अब इसका कर देते हैं अपन पक्षांतरण, -1/16 आगे जाके हो जाएगा प्लस का 1/16, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/v बराबर -1/12 पहले से है, प्लस आगे जाके हुआ 1/16, इनका अगर लघुत्तम लेंगे तो आएगा 48, ये आ जाएगा माइनस का 4 प्लस ये बचेगा 3, ये आ गया -1/48। ये क्या आया है 1/v का मान आया है -1/48, इसका उल्टा करेंगे तो v बराबर 48 माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 48 सेंटीमीटर v आया है। यानी जो अपना प्रतिबिंब है वो बाईं तरफ बनेगा और -48 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। v का मान कितना आया है -48 सेंटीमीटर। अब अपने को ज्ञात करनी है दर्पण की, जो भी दर्पण से प्रतिबिंब बना है उसकी प्रकृति। तो प्रकृति के लिए अपन क्या निकालते हैं, सबसे पहले आवर्धन क्षमता m का मान ज्ञात करते हैं। m बराबर क्या होता है -v/u, तो -v का मान -48 आया और u का मान -16 दे रखा है, -1 माइनस कैंसिल, 16 तिये 48 यानी -3 आया। तो सबसे पहले एक तो m का मान आया है नेगेटिव आया है और दूसरा m का मान 1 से बड़ा आया है। m यानी नेगेटिव है तो यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब अगर नेगेटिव m बराबर नेगेटिव आता है, m का मान ऋणात्मक आता है तो उल्टा बनेगा, अगर उल्टा है तो वास्तविक भी होगा। अपने को ध्यान रखना है अगर m का मान नेगेटिव आता है तो उल्टा होगा और उल्टा है तो वास्तविक भी होगा। और m का मान 1 से बड़ा आया है यानी 3 आया है तो बिंब क्या होगा, बिंब से प्रतिबिंब बड़ा होगा, बिंब से प्रतिबिंब बड़ा होगा और कितना गुना होगा, 3 गुना होगा, 3 गुना होगा। अगर अपने को m का मान अगर प्लस का आ जाता तो अपन क्या कहते, प्रतिबिंब कैसा है, सीधा बनेगा, और सीधा है तो कैसा होता है, काल्पनिक या आभासी होगा। ये m से निकाल सकते हैं। अगर m का मान 1 से छोटा आता तो क्या कहते, प्रतिबिंब बिंब से छोटा है, प्रतिबिंब बिंब से छोटा। अगर m का मान 1 आता तो क्या कहते, प्रतिबिंब बिंब के बराबर होगा, बिंब के बराबर होगा। लेकिन अपने पास यहाँ का m का मान -3 आया है, m का मान माइनस का आया है, तो ये देखना अपने को m का मान कितना है, 1 आया कि 1 से बड़ा आया है या फिर 1 से छोटा आया है। अपने को पता है 1 से बड़ा आया है, m का मान नेगेटिव है तो यानी m अगर नेगेटिव है तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, उल्टा है तो वास्तविक होगा, और 1 से बड़ा है तो बिंब से प्रतिबिंब 3 गुना होगा। इस प्रकार हम परावर्तन की क्वेश्चन कर लेंगे। अपने पास दर्पण सूत्र भी है और m का सूत्र है m बराबर h/h और लिखें तो -v/u होता है। आगे का टॉपिक अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।